Hello friends, I Kuldeep welcome you all to today's session on Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu as well as Indian Express. So student, आज है 12th of August और दोनों ही न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम गो थ्रू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट न्यूज़ जो दोनों न्यूज़पेपर के अंदर में आई है। तो इस न्यूज़ का अगर हम कंटेक्स्ट देखें तो यहाँ पे जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं जो बेसिकली सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है आर्मी के अंदर में, फील्ड मार्शल आपके असीम मुनीर, इन्होंने यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस करी थी या एक क्लोज डोर मीटिंग करी थी जिसमें मोबाइल्स और एक्सेट्रा ले जाना भी अलाउड नहीं था और वहां पे इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट में ओपनली न्यूक्लियर थ्रेट जो है वो वहां पे स्टेट करा था। ओके, कि अगर इंडिया हमारे अगेंस्ट में किसी भी तरह का कन्वेंशनल अटैक करेगा तो उस पर्टिकुलर केस में पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर अटैक करने से पीछे नहीं रहेगा। और कहीं ना कहीं ये जो बात इन्होंने कही है ये पर्टिकुलर उनकी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन है उसके अंदर में भी दिखती है। जैसे कि इंडिया का खुद का एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन है जिसके अंदर में इंडिया कहता है कि हम कभी भी पहले यूज नहीं करेंगे, बट हमारे अगेंस्ट में अगर कोई न्यूक्लियर अटैक करता है, कोई केमिकल अटैक करता है और कोई बायोलॉजिकल अटैक करता है, तीनों टाइप के अटैक करता है तो हम मासिव रिटेलिएशन करेंगे, उसमें हम उसको कंप्लीट डिस्ट्रॉय करने के लिए यहां पे न्यूक्लियर अटैक करेंगे। ओके, तो जैसे ये इंडिया का डॉक्ट्रीन है ऐसे ही पाकिस्तान का डॉक्ट्रीन है। तो यहां पे जो ये पर्टिकुलर मीटिंग हुई थी क्लोज डोर्स में हुई थी, बट कुछ लोगों ने इन जो पर्टिकुलर उस मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, यूएस के अंदर में ये मीटिंग थी और उस पर्टिकुलर में जो कुछ लोग थे उन्होंने एक तो ओरली ये चीजें बताई हैं कि इस पर्टिकुलर मीटिंग में आसिफ मुनीर ने क्या क्या बोला है, कुछ लोगों ने उसको रिटन डाउन भी करा था कि भाई क्या क्या बोला गया है इस बारे में। और वहां के जो कमेंटेटर्स हैं और नॉट जस्ट पाकिस्तानीज वर देयर बट यूएस के ऑफिशियल्स जो थे वो भी वहां पे प्रेजेंट थे जहां पे इस टाइप की बातें कही गई हैं। और सिर्फ यही नहीं, ही एक्चुअली ऑल्सो सेड, और बहुत फनी सी बात है, ही सेड कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर पे इंडिया ब्रिज बनाएगा, नॉट ब्रिज, डैम बनाएगा, तो हम वहां पे हमारे पास मिसाइल्स की कमी नहीं है और हम मिसाइल्स डाल के उसको पूरा तहस नहस कर देंगे। तो इस टाइप की रैटलिंग करी गई है और यहाँ पे जो इंडिया है उसने इसको सैबर, न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग कहा गया है। न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग का मतलब होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो और इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहां पर भी जो इंडिया का काउंटर रिस्पांस रहा है वो इसको एक तो बिल्कुल भी वेट नहीं देने का है और एट द सेम टाइम इंडिया का जो डिफेंस का राइट है उसको बार बार यहां पे पॉजिटिवली शोकेस करने का है कि अगर इंडिया को अपने डिफेंस के लिए इस टाइप के एक्शंस लेने पड़ेंगे तो फ्यूचर में भी वो ऐसे एक्शंस लेगा। ओके, तो ये तो है इस न्यूज का कंटेक्स्ट। बट जब हम इस न्यूज को पढ़ते हैं तो हमें कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन क्या है, इंडिया के कोई न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है, इंडिया को अगर कोई न्यूक्लियर अटैक करना है तो उसके लिए किससे परमिशन लेनी होती है, इंडिया के अंदर में वो पर्टिकुलर अथॉरिटी कौन सी है जो इस टाइप के एक्शंस ले सकती है। एट द सेम टाइम अगर आपसे एक लाइन में या वर्ड्स में पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पाकिस्तान न्यूक्लियर पॉलिसी और न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन, तो आपको वो भी पता होनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर सेशन में, इस पर्टिकुलर न्यूज के अंदर में हम देखेंगे इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन क्या है, पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन क्या है, इंटरनेशनल लॉ क्या है और क्या आईसीजे का कोई जजमेंट है क्या जो बेसिकली इस न्यूक्लियर थ्रेट से डील करता है। फॉर एग्जांपल, इज इट पॉसिबल, क्या इस तरीके से जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जो लेट्स से कि यहां पे उन्होंने ये क्लोज डोर्स में दिया है, बट क्या आप इस तरीके से किसी को न्यूक्लियर अटैक के लिए थ्रेटन भी कर सकते हो इंटरनेशनल लॉ में या नहीं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉट जस्ट in real world but also for your exam purposes also. Okay, तो सबसे पहले इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन आपसे पूछी जाए तो आपको ये तीन वर्ड्स हमेशा वहां पे कोट करने पड़ेंगे या जो ऑप्शंस होंगे जहां पे भी आपको क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस दिखे, दैट वुड बी द करेक्ट वर्ड। ओके, अगर क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस नहीं है तो वहां पे नो फर्स्ट यूज पॉलिसी आपको जरूर से मिलेगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस हमारे डॉक्ट्रीन का फर्स्ट प्रिंसिपल है और सेकंड हमारा प्रिंसिपल है नो फर्स्ट यूज का। ओके, अब ये क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस क्या है? तो इंडिया ने हमेशा से, जब से हमने हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था, आई होप आपको पता होगा 1974 में किया था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस पर्टिकुलर न्यूक्लियर टेस्ट के ऑपरेशन का क्या नाम था।
और दूसरा टेस्ट हमने 1998 में किया था। तो जो हमने सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट करा था उस पर्टिकुलर ऑपरेशन का क्या नाम था? तो ये हमारे दो पर्टिकुलर आपके न्यूक्लियर टेस्ट हैं जो डिफरेंट ईयर्स में हुए थे। इन ऑपरेशंस का क्या नाम था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर में बताइए। तो पहला है कि जो हमने ये टेस्ट करे थे वहां पे हमने हमारी डॉक्ट्रिन जो उसको क्लियर कर दिया था स्पेसिफिकली सेकंड टेस्ट के बाद में। तो ये जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है ये इंडिया ने ऑफिशियली डिक्लेयर करी थी 2003 में। फर्स्ट के बाद में कोई डिक्लेरेशन नहीं थी। एट दैट टाइम वी सेड कि जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट करा ये पीसफुल पर्पस के लिए ही था। और 2003 के अंदर में जब हमने 98 का सेकेंड टेस्ट किया था जिसको हम अदरवाइज पोखरण सेकंड कहते हैं, पोखरण फर्स्ट कहते हैं, बट ऑपरेशन नाम कुछ और है, वो कोड नेम्स आपको बताने हैं। तो यहां पे हमने बोला कि हमारा जो पर्पस है वो है एक क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंट क्रिएट करना, विच इज कि हम न्यूक्लियर वेपन्स इसलिए नहीं डेवलप कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू थ्रेटन अदर कंट्रीज, बट यहां पे हम एक डेटरेंस क्रिएट करना चाहते हैं जिससे कि कोई भी कंट्री इंडिया के ऊपर पे यहां पे कोई वॉर पुल अप ना करे या कोई न्यूक्लियर अटैक ना करे। और हमारा यहां पे डेटरेंस मिनिमम करने का है, मैक्सिमम का नहीं है, बट एट द सेम टाइम वी वांट टू क्रिएट अ क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस का मतलब यह है कि इंडिया जो है सिर्फ लैंड बेस्ड आपके न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, वो सिर्फ सी बेस्ड नहीं बनाएगा, वो जितने भी आपके पॉसिबल उसके कॉम्बो हो सकते हैं, जैसे कि लैंड बेस्ड भी हो सकता है, एयर बेस्ड भी हो सकता है और आपका वाटर बेस्ड एंड सबमरीन बेस्ड, ये चार टाइप के होते हैं। एंड फ्यूचर में इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि स्पेस बेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स भी बनने स्टार्ट हो जाए। तो इंडिया अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को जितना डाइवर्सिफाई कर सकता है जिससे एक क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस क्रिएट हो, ये उतना आर्सेनल मेंटेन करेगा, अननेसेसरी के यहां पे वेपन्स क्रिएट नहीं करेगा। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है विच इज द प्रिंसिपल ऑफ नो फर्स्ट यूज। और इंडिया यहां पे कहता है कि इंडिया कभी भी किसी पर्टिकुलर वॉर में, चाहे वो कन्वेंशनल वॉर हो या किसी और टाइप का अनकन्वेंशनल वॉर हो जैसे टेररिस्ट अटैक है, उस पर्टिकुलर केस में न्यूक्लियर वेपन जो है वो कभी भी फर्स्ट यूज नहीं करेगा। दिस वुड ओनली बी यूज्ड इन रिटेलिएशन अगेंस्ट अ न्यूक्लियर अटैक, केमिकल अटैक एंड बायोलॉजिकल अटैक। तो ओरिजिनली जब 98 में हमने ड्राफ्ट पॉलिसी दी थी उसमें हमने सिर्फ न्यूक्लियर अटैक के अगेंस्ट में रिटेलिएशन की बात करी थी, बट 2003 में जब हमने फाइनल डॉक्ट्रिन प्रोवाइड करी तो वी सेड कि हम रिटेलिएट न्यूक्लियर अटैक का रिटेलिएट सिर्फ न्यूक्लियर अटैक के ही केस में हम रिटेलिएट नहीं करेंगे, न्यूक्लियर अटैक हो, केमिकल अटैक हो, बायोलॉजिकल अटैक हो, तीनों ही इस पर्टिकुलर चीज में होगा। और थर्ड है कि जो हम रिटेलिएशन करेंगे वो मासिव रिटेलिएशन होगा। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि हम एक क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस बनाना चाहते हैं, हम कोई फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, बट अगर हमने यूज करा तो वो जो रिटेलिएशन होगा वो मासिव होगा। और किस तरह का होगा? टू इन्फ्लिक्ट अनएक्सेप्टेबल डैमेज टू द अग्रेसर, विच मींस कि हम यहाँ पे आपको ओपनली बोल रहे हैं कि अगर हम पे किसी ने बायोलॉजिकल, केमिकल या न्यूक्लियर अटैक किया तो हम जो रिटेलिएशन करेंगे उसको आप कोई जस्टिफिकेशन में नहीं डाल पाओगे कि भाई इन्होंने तो एक ही अटैक किया था, इस रीजन पे करा था, इन्होंने पूरे पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यहां पे इस टाइप का अटैक हम इसको करने का यहां पे हमारे पास ऑप्शन रखते हैं। एंड अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू जो फाइनल था उसमें बायोलॉजिकल और केमिकल अटैक के रिस्पॉन्स में भी हम एक मासिव रिटेलिएशन कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो हमें इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबल पावर की पोजीशन जो होती है वो शोकेस करता है, विच इज वी हैव क्लियरली स्टेटेड इन आवर डॉक्ट्रिन कि हम किसी भी नॉन न्यूक्लियर स्टेट के अगेंस्ट में इनको यूज नहीं करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए कि कल हमारा इंडिया का जो वॉर है लेट्स से श्रीलंका से हो जाता है और वहां पे कन्वेंशनल वॉर चल रहा है और वहां पे अगर कोई नॉन न्यूक्लियर स्टेट है जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं है जैसे श्रीलंका है, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर इंडिया हार भी रहा होगा, बहुत ही ज्यादा हाइपोथेटिकल हो गया, बट इंडिया अगर वहां पे वॉर को लूज भी कर रहा होगा तो भी हम न्यूक्लियर वेपन जो है पर्टिकुलर उनको लास्ट रिजॉर्ट में भी यूज नहीं करेंगे। तो ये हमने क्लियर कर लिया है। तो हम नॉन न्यूक्लियर स्टेट के अगेंस्ट में वॉर वेपन, न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं आपकी इंडिया के अंदर में अगर हमें न्यूक्लियर अटैक करना है तो उसकी अथॉरिटी किसके पास है। तो देखिए, बिकॉज इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो जो इस टाइप के डिसीजंस होते हैं कि वॉर डिक्लेयर करना है या नहीं करना है या न्यूक्लियर अटैक करना है या नहीं करना है, ये डिसीजंस मिलिट्री नहीं लेती है। ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं है पाकिस्तान की तरह, जहां पे फील्ड मार्शल या आर्मी का पर्सनल जो है वो ही यहां पे डिसीजन ले रहे हैं।
यहां पे जो डिसीजन लिया जाता है वो पॉलिटिकल अथॉरिटी लेती है। ओके तो हमारी एक ब्रॉडन बॉडी है जिसका नाम है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, और इसको हमने दो में डिवाइड करा हुआ है, एक है पॉलिटिकल काउंसिल, एक है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो जो पॉलिटिकल काउंसिल है उसको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। पॉलिटिकल काउंसिल को कौन हेड करता है? प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, और ये सोल अथॉरिटी होती है टू ऑथराइज न्यूक्लियर वेपन यूज। अब पॉलिटिकल काउंसिल में ये मत समझ लेना कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर होता है, इसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं और जो सारे इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, ये जो सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है जिनको हम कैबिनेट मिनिस्टर्स बोलते हैं, वो सब पॉलिटिकल काउंसिल में होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे मिलके डिसाइड करते हैं कि हमें न्यूक्लियर अटैक करना है या नहीं करना है। और इसके बाद में दूसरा जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये बेसिकली कैसे वो न्यूक्लियर अटैक करना है उसके एग्जीक्यूशन पे वर्क करता है। तो यहां पे ये जो पर्टिकुलर काउंसिल है ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेड करता है। तो यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स द वेरी फेमस पर्सन हु इज द करंट एनएसए ऑफ इंडिया। एनएसए कौन है यहाँ पे? एंड ही एडवाइजेस द पॉलिटिकल काउंसिल एंड एग्जीक्यूट्स डायरेक्टिव्स। ओके तो यहां पे ये एडवाइस करेगा आपके पॉलिटिकल काउंसिल को, और यहां पे जो डायरेक्टिव्स मिलेंगे उनको फिर वो एग्जीक्यूट करेगा। ओके तो यहां पे ये न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, पॉलिटिकल काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनको हेड कौन करता है ये इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम क्या है? यहाँ पे एडवाइस करना है पॉलिटिकल काउंसिल को, और उसके बाद में जो फाइनल डिसीजन लेते हैं उनको एग्जीक्यूट करना है। ओके इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर में जो आपके आर्म फोर्सेस के पर्सनल होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं, बट इसको हेड कौन कर रहा है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कर रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अथॉरिटी हो जाएगी। इसके बाद हमारा एक और प्रिंसिपल आ जाएगा, सर्वाइवेबिलिटी एंड सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। तो इसको कहीं ना कहीं हम मिनिमम क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस में कवर कर चुके हैं, विच इज बेसिकली कि हम एक न्यूक्लियर ट्राइड क्रिएट करेंगे, लैंड बेस्ड मिसाइल, एयरक्राफ्ट बेस्ड मिसाइल, सबमरीन लॉन्च मिसाइल और योर नेवल मिसाइल, ये सब हम करेंगे सो दैट इन केस अगर हम पे कोई पर्टिकुलर फर्स्ट स्ट्राइक होता है, लेट्स से हम पे पाकिस्तान हमारे लैंड के ऊपर पे अटैक कर देता है, और जो हमारे लैंड बेस्ड जहां पर न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं लैंड के ऊपर पे, वो उसको पता पड़ जाते हैं और वो उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब सोचिए सिर्फ अगर हमारे पास लैंड बेस्ड न्यूक्लियर वेपन होते और वो डिस्ट्रॉय हो जाते, विच मीन्स कि अब हमारे पास में रिटेलिएट करने के लिए कोई वेपन नहीं बचा है। इसलिए जब हम कहते हैं कि हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इसका मतलब यह है कि अगर सामने वाले ने फर्स्ट स्ट्राइक कर दिया और हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया तो हम भी उनके इसको कर पाएंगे। ओके तो ये पर्टिकुलर यहां पे ऑब्जेक्टिव हो जाता है इसका। ओके तो ये था इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। आगे देखते हैं पाकिस्तान का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है। तो एक पर्टिकुलर 3 वर्ड्स के अंदर में हम इसको समझ लेंगे। जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो है फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस का, विच सिंपली मीन्स कि यहां पे वो किसी भी सिचुएशन के अंदर में, किसी भी कन्वेंशनल वॉर में, अनकन्वेंशनल वॉर के अंदर में, कभी भी वो यहां पे फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस के बेसिस पे इस पॉलिसी के अंदर में वो पहले अटैक कर सकते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि उनका फर्स्ट यूज पॉलिसी भी है। बट हमेशा याद रखना कि यहां पर भी ये तभी करेंगे जब इनके कोई कन्वेंशनल मिलिट्री थ्रेट हो, सिग्निफिकेंट कन्वेंशनल मिलिट्री थ्रेट हो। यानी कि इंडिया क्लेम कर रहा है कि अब हम पाकिस्तान पे वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं, सो दैट वुड बी अ रीजन इनफ फॉर पाकिस्तान टू यूज इट्स न्यूक्लियर वेपन। और कहीं ना कहीं यहां पे एक वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल करना चाहता है वर्ल्ड को, इंडिया को, कि देखिए हमारी पॉलिसी जो है वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है, हमारी फर्स्ट यूज पॉलिसी है। तो अगर आपने हमारे अगेंस्ट में कोई कन्वेंशनल वॉर करा जिससे पाकिस्तान की जो एग्जिस्टेंस है या सिक्योरिटी थ्रेट हो सकती है, तो उस थ्रेट के बेसिस पे भी हम आप पे पहले न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। ओके तो यहां पे ये एक इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन हो जाएगी। ओके इसके बाद हम देखते हैं कौन से इंटरनेशनल लॉ हैं जो न्यूक्लियर वेपन से डील करते हैं। तो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी है आपकी एनपीटी ट्रीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। थैंक गॉड यहाँ पे ईयर नहीं है, बिकॉज आई वांट टू नो। आप बताइए मुझे एनपीटी का ईयर कौन सा है। ओके और वेरी इंपॉर्टेंटली इसके नॉन सिग्नेटरी कौन से हैं,
विच कंट्रीज आर दी नॉन सिग्नेटरीज ऑफ एनपीटी। ये पहले भी पूछा गया है, बिलीव मी, मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूं, आई वांट कि आपको याद हो। लास्ट टाइम मैंने कमेंट बॉक्स में हमेशा चेक करता हूं आप सबके कमेंट बॉक्स में, मैंने देखा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका गलत आंसर दिया हुआ था, तो मैंने वहां करेक्शन तो किया है आप लोगों के लिए, बट आई वुड वांट कि आप इनका आंसर सही से दीजिए। ओके, तो यहां पे 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, वो ही 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स एनपीटी के अंदर में रिकॉग्नाइज्ड है। और ये एनपीटी जो है इंडिया ने साइन नहीं करी। आप यू टेल मी द अदर कंट्रीज, इंडिया ने साइन नहीं करी है सिंपली बिकॉज जो पर्टिकुलर ट्रीटी है इंडिया उसको एक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी मानता है, बिकॉज यहां पे ये 5 स्टेट जो हैं सिर्फ इन्हीं को ही न्यूक्लियर वेपन रखना अलाउड है, अदर कंट्रीज को अलाउड नहीं है। यानी कि यहां पे आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो बिटवीन अ ग्रुप ऑफ पावरफुल कंट्रीज एंड अदर कंट्रीज जो जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं है। इसके अलावा देयर इज अनदर ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी। तो आप इसका भी सीटीबीटी बोलते हैं इसको, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी, इसका भी आप मुझे ईयर बता सकते हैं। ओके, और यहां पे ये पर्टिकुलरली क्या बोलता है कि कोई भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो आप नहीं करोगे। अगेन यहां पर भी इंडिया और पाकिस्तान ने सीटीबीटी को भी साइन नहीं करा है। जो एनपीटी के नॉन सिग्नेटरीज हैं उन्होंने सीटीबीटी भी साइन नहीं किया है, तो ये आपके लिए एक ओवरलैपिंग हो जाएगा। ओके, इसके अलावा एक आईसीजे का एडवाइजरी ओपिनियन भी है, और ये भी मैं पहले भी बता चुका हूं, एडवाइजरी ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होते हैं। तो यहां पे सिर्फ एक आपको एडवाइस दी गई है, और ये पर्टिकुलर एडवाइस मांगी गई थी 1996 के अंदर में कि क्या कोई पर्टिकुलर कंट्री न्यूक्लियर वेपन को यूज कर सकता है या उसका थ्रेट कर सकता है, और अगर ऐसा थ्रेट या यूज करता है तो उसके रिपरकशंस क्या होते हैं। तो यहां पे आईसीजे ने कहा कि कोई पर्टिकुलर कंट्री अगर थ्रेट करता है या यूज करता है न्यूक्लियर वेपन को, तो ये कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का, इन दोनों का ही ये वायलेशन हो जाएगा। और इस टाइप के जो पर्टिकुलर थ्रेट होते हैं ये आई वुड से इलीगल है अंडर योर इंटरनेशनल लॉ। तो ये यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया था। हाउएवर द इशू विद दिस जजमेंट वाज कि यहाँ पे कोई कंक्लूसिव, यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं दिया कि क्या किस सिचुएशन में आप यूज कर सकते हो, किस सिचुएशन में नहीं। उन्होंने एक जनरल स्टेटमेंट दिया कि इन जनरली बोला जाए तो कॉन्ट्ररी है, बट हो सकता है कुछ सिचुएशन में वो वैलिड भी हो। जैसे कि क्या मैं इसका ये अजम्पशन कर सकता हूं कि हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी इट इज एक्सेप्टेबल बिकॉज हम यहां पे खुद नहीं कर रहे हैं, हमारा जब एग्जिस्टेंट थ्रेट हो रहा है तभी हम कर रहे हैं। तो यहां पे एक अनक्लियर जजमेंट आया था। बट अगेन आईसीजे का एडवाइजरी ओपिनियन किस साल में आया था, उसके अंदर में जनरल स्टेटमेंट क्या था, जनरली क्या हेल्ड डाउन किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए, क्रक्स आपको पता होना चाहिए। ओके, तो यहां पे ये फर्स्ट न्यूज हमारी एंड हो जाती है। अब यहां पे एक आपके लिए मैसेज है, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बोला कि सर यहां पे जो आपने हमें मटेरियल दिया हुआ है वो मटेरियल बहुत ज्यादा, हम इतना लिख नहीं पाते। तो एक तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये चीज समझिए कि ये सिर्फ आपके लिए कस्टमाइज कर पाना बहुत मुश्किल है। कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग टाइम पीरियड में हमारे साथ जुड़ते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 11th में और इस पर्टिकुलर चीज को देख रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे ये नोट्स बनाना जरूरी भी होता है और उनके लिए ये फ्यूचर में हेल्पफुल होता है। एट द सेम टाइम जो अलग अलग टाइम पीरियड में होते हैं, तो कुछ है जो रेगुलरली इसको देख रहे हैं, तो जो रेगुलरली देख रहे हैं उनके लिए रिपीट हो सकता है, बट बहुत सारे स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम ही देख रहे होंगे, तो ये उनका फर्स्ट पर्टिकुलर इंटरेक्शन है विद रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर ट्रीटी। इससे पहले उन्होंने कभी शायद इस सब के बारे में नहीं पढ़ा होगा, तो कहीं ना कहीं यूटिलाइज होता है। तीसरा पॉइंट जो मैं आपको कहना चाहूंगा वो ये है कि आप एक चीज समझिए, जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सब कुछ यहाँ पे लिखो। आपको सब्जेक्टिव पेपर तो लिखना नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव पेपर करना है। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, उन पॉइंट्स को जितना ब्रीफ में आप लिख सकते हो उतना लिखिए। जैसे कि यहाँ मैंने आपको क्लियर कर दिया, इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में आपको ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ लिखना है क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। यू आर स्मार्ट इनफ टू नो कि इसका मतलब क्या होगा। यू नो व्हाट इज नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखिए मासिव रिटेलिएशन, सिर्फ लिखिए बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन में भी हम रिटेलिएट करेंगे और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी बनाएंगे। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में पॉलिटिकल काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जिसमें पीएम हेड करेगा, सिक्योरिटी आपका जो एनएसए है वो हेड करेगा। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स आपको सिर्फ एक एक लाइन लिखनी है, आप पूरा मत लिखिए। पूरा लिखते हैं तो इश्यू है। सिमिलरली पाकिस्तान न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है, फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस फर्स्ट यूज पॉलिसी है यहाँ पे।
और यहाँ पे हमारा जो नोट्स है वो खत्म हो जाता है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको एनपीटी लिखना है, मैंने आपको एक होमवर्क भी दे दिया है कि नॉन एनपीटी बता दीजिए आप मुझे, सीटीबीटी मैंने आपको बता दिया है, उसके नॉन सिग्नेटरी बता दीजिए, और आईसीजे का एडवाइजरी ओपिनियन क्या है उसको एक लाइन में आप लिख सकते हैं कि जनरली थ्रेट और यूज ऑफ थ्रेट शुड नॉट बी गिवन। तो इतना ही तो लिखना है आपको, और इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ओके, तो अगेन माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू इज कि आप ये समझिए कि कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। समझिए, मैं आपको समझा दूंगा, अभी आप समझ जाएंगे, बट 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद जब आपका एग्जाम होगा तब आपके जो ये पॉइंट्स हैं ये मिस आउट हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आप ज्यादा लंबा नहीं लिख सकते हैं तो इसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप शॉर्ट में लिखना स्टार्ट करिए। ओके, तो प्लीज इस टाइप से आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, दिल्ली स्ट्रे डॉग्स टू बी कैप्चर्ड एंड नेवर रिलीज, सुप्रीम कोर्ट। अब ये न्यूज है, इसको सिर्फ आप समझ लीजिए, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है, एंड ये पर्टिकुलर जजमेंट आया है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डॉग बाइट्स इन दिल्ली एनसीआर रीजन। जो दिल्ली एनसीआर रीजन है आपका, उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में रिसेंटली डॉग बाइट्स के केसेस जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं, और उस वजह से यहाँ पे जो ये डॉग बाइट की प्रॉब्लम है ये वापस से आपकी फ्रंट पेज न्यूज बन रही है। एंड बिलीव मी, अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हैं, आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, तो शायद आपको ये इतना पता नहीं पड़ रहा होगा, बट एज ऑफ नाउ जो अभी कुछ टाइम पहले जो दिल्ली के मेन पब्लिक हॉस्पिटल्स है उनके जो रिकॉर्ड्स आए थे वो बहुत शॉकिंग थे कि आपके एक दिन के अंदर में 500 to 600 केसेस आपके जो सफदरजंग अस्पताल है या लोहिया अस्पताल है उनके अंदर में 500,000 तक केसेस आ रहे हैं रोज के। तो सोचिए, इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर, बड़े नंबर पे वहां पे केसेस आ रहे हैं। ओके, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट यहां पे ऑर्डर पास करा है, और उन्होंने क्या बोला है कि स्ट्रे डॉग का जो मेनेस है इसको कंट्रोल करना नेसेसरी है, और बहुत क्लियरली बोला है कि यहां पे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो पब्लिक सेफ्टी की है। ठीक है, तो यस, डॉग लाइफ इज इंपॉर्टेंट, डॉग के जो राइट्स होते हैं, जो पैट्स के का जो हम आपको जो प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है वो सब जरूरी है, बट उससे ऊपर आती है पब्लिक सेफ्टी। तो अगर डॉग या स्ट्रे डॉग्स हैं, अगर वो मेनेस बनना स्टार्ट हो जाएंगे पब्लिक सेफ्टी के, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां क्लियर कर दिया है कि जो ह्यूमन लाइफ है, पब्लिक सेफ्टी, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और यहां पे ये जजमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमें यहां समझना पड़ेगा कि एनिमल राइट्स अपनी जगह हैं, बट एनिमल राइट्स के बेसिस पे आप ह्यूमन राइट को वॉयलेट नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली इसके दोनों साइड्स हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आइवरी टास्क में बैठ के, जिनको कभी घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता, वो पब्लिक में कभी जाते नहीं है, जहां पे स्ट्रे डॉग्स आपके होते हैं, जहां पे जो लोग लेट्स से रात को मूव करते हैं बिकॉज उनकी जॉब के अंदर में या उनके पास में एक कार अवेलेबल नहीं है, तो उनको 2 व्हीलर के ऊपर पे, साइकिल पे या वॉक करके अपने घर जाना पड़ता है। तो वो लोग हैं जिनको इन स्ट्रे डॉग को फेस करना पड़ता है, और जहां पे कई बार बहुत सीरियस इंजरी एंड इवन डेथ भी कॉज हो जाती। और मैं आपको एक चीज और बोलता हूं, अब ये सुनने में बहुत अजीब लगेगा, बट अगर किसी पर्सन की डेथ पहले हो जाए रेदर देन उसकी डेथ रेबीज से हो तो वो बेटर है। आई नो थोड़ी एक्सट्रीम चीजें कहने में, बट रेबीज जो एक पर्टिकुलर ऐसी आपकी इलनेस है, आपकी ऐसी डिजीज है, ये इनक्योरेबल है। अगर किसी को रेबीज हो जाता है तो उसमें मॉर्टेलिटी रेट जो है वो 100% है। रेबीज कोई आज की बीमारी नहीं, इतने साल की है, हमने उसको क्योर फाइंड करने का बहुत ट्राई कर लिया है, बट अभी तक उसमें कोई सक्सेस नहीं मिली है। तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर रेबीज हो जाता है और उसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ था, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में उसकी डेथ का चांस जो है वो 100% है। इट इज अ वेरी पेनफुल डेथ। तो यहाँ पे जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसने इस पर्टिकुलर पब्लिक हेल्थ के कंसर्न को भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया है, एंड यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट को ऑर्डर पास किया है कि आप शेल्टर होम में इनको शिफ्ट करिए और धीरे धीरे उसको एक्सपेंड करिए, एट द सेम टाइम आप उन सबको स्टेरलाइज करिए। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आपके एबीसी रूल्स होते हैं, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स बोला जाता है। एबीसी रूल्स डॉग्स के लिए स्पेसिफिक 2001 में थे, और जनरल रूल है आपके जो 2023 में अपडेट होके आए थे। अब इसके अंदर में एक पर्टिकुलर प्रोविजन है कि आप जो डॉग्स होते हैं उनको कैच करेंगे, उनको न्यूटर करेंगे या स्टरलाइज करेंगे, और उनको वापस से मैंडेटरी है उसी लोकेलिटी में छोड़ के आएंगे जहां से आपने उनको पकड़ा था। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो पर्टिकुलर पॉलिसी इट इज एब्सर्ड, और यहाँ पे जो पर्टिकुलर एनिमल्स हैं जिनको कैच किया जा रहा है और शेल्टर
होम में रखा जा रहा है उनको कोई भी वापस नहीं भेजा जाएगा। अगर इस पर्टिकुलर ऑर्डर के अगेंस्ट में कोई भी अगेंस्ट में आता है तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर में एक्शन लिया जाएगा। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट जजमेंट दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द एनिमल राइट एक्टिविस्ट आर सेइंग कि यहाँ पे जो ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन हेल्थ है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू एनिमल लाइफ। ओके, तो यहाँ पे एक क्लियर मैसेज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और उसी के कंसर्न के अंदर में हम इस चीज को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ओके, दो ग्लोबल प्रैक्टिस यहाँ पे डिस्कस्ड हैं। जैसे भूटान का एक एग्जांपल दिया है जिसके अंदर में भूटान ने सिर्फ 2 साल के अंदर में, ऑल्दो इट्स अ स्मॉल कंट्री बट इसने 100% स्ट्रे डॉग का स्टरलाइजेशन यहाँ पे कॉज किया था। अनदर एग्जांपल एक यूरोपियन कंट्री का है, नीदरलैंड्स का, जिसने भी एक पर्टिकुलर अपना पूरा जो नेशन है, अपनी जो पर्टिकुलर स्ट्रीट्स है उनको स्ट्रे डॉग से फ्री कर दिया था थ्रू अ पर्टिकुलर पॉलिसी। इंडिया के करंट लॉज क्या है, रूल्स क्या है, तो हमारे ये एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स हैं जो हमने 23 में ही करे थे, जिसमें रिलीज ऑफ स्टरलाइज्ड डॉग्स होता है बैक टू द सेम एरिया। तो ये पर्टिकुलर प्रोविजन है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट वायलेट कर रहा है, बट सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे एक पर्टिकुलर रीजन भी है कि अगर आप वहीं पे स्टरलाइज करके उनको वहीं कर रहे हैं और अगर वो पर्टिकुलर डॉग्स की जो पॉपुलेशन है वो इतनी हाई है कि वो हार्म कर सकते हैं, तो इस प्रोविजन का पर्पस ही क्या हुआ है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंटली इट हैज बीन पॉइंटेड आउट कि कोई नेशनल लॉ नहीं है जिसमें पेट रजिस्ट्रेशन हो। हर स्टेट्स के डिफरेंट रूल्स हो सकते हैं और उनके अंदर में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, उनका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन भी नहीं होता है। स्टरलाइजेशन वैक्सीनेशन के लिए भी कोई पर्टिकुलर नेशनल लॉ नहीं है, हर ये जो लॉ है ये स्टेट लेवल का लॉ है। ओके, पेट अबंडनमेंट एंड अनस्ट्रेन्ड ब्रीडिंग जो है ये भी स्ट्रे पॉपुलेशन में करती है। तो जो ये अनरिस्ट्रिक्टेड ब्रीडिंग करी जाती है जिस पर्टिकुलर केस में जो पर्टिकुलर एनिमल ब्रीडिंग करके जो एनिमल्स उनको या डॉग्स जो ब्रीड जो है जो उनके टेस्ट के हिसाब से नहीं होती है उनको फिर स्ट्रे डॉग की तरह बाहर छोड़ दिया जाता है, जिससे भी स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन है जो इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पे कोर्ट ने कैटेगरिकली बोला है कि जो ये स्ट्रीट फीड आपकी फीडिंग होती है इसको यहाँ पे आपको रोकना पड़ेगा, बिकॉज ये यहाँ पे टेरिटोरियल एग्रेशन जो होता है, सो जस्ट लाइक अदर एनिमल्स लाइक मंकीज एंड इवन योर वाइल्ड एनिमल्स लाइक लायन टाइगर, जो डॉग्स भी होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, वो भी आपके टेरिटोरियल होते हैं। तो जब एक कम्युनिटी के लोग वहां पे उनको फीड करते हैं तो जो बाकी के कम्युनिटी के लोग आते हैं, कोई और वहां पे आता है तो दे बेसिकली बाइट अ पर्सन। तो कई लोग इसको पॉजिटिवली देखते हैं कि अगर रात को कोई चोर आएगा और वो उस लोकेलिटी का नहीं है तो जो स्ट्रे डॉग है इट वुड नॉट अलाउ दैट पर्सन टू इवन एंटर दैट एरिया। एंड यू मस्ट हैव सीन कि रात को अगर कोई पर्टिकुलर बाइक जा रही है, कार जा रही है, तो जो स्ट्रीट डॉग्स है वो उसके पीछे भागना स्टार्ट करते हैं। अब समझिए कि यहाँ पे अगर किसी को नर्वसनेस हो, किसी को एंजाइटी के अटैक्स आते हो, सो मे बी दैट पर्सन कैन ऑल्सो, अगर 2 व्हीलर पे तो दैट पर्सन माइट इवन माइट गेट इम्बैलेंस एंड वहां पे उसको कोई बड़ी चोट भी आ जाए। तो उसमें नुकसान किसका हो रहा है? यहाँ पे ना स्ट्रीट डॉग्स का नुकसान हो रहा है, ना उन लोगों का हो रहा है जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। रेदर देन प्रोवाइडिंग अ सॉल्यूशन, यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है उस पर्सन का जिसको यहाँ पे कोई सीरियस इंजरी या डेथ तक कॉज हो सकती है। तो इसलिए ये जो ऑर्डर है ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहां पे हमने ये सब तो बात कर ली कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है, बट इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है। तो कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन दिए। तो एक तो स्ट्रे डॉग्स की ही बात नहीं है, हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें जो पेट ओनर्स है उनको अकाउंटेबल करना पड़ेगा। तो इन केस अगर कोई स्ट्रीट डॉग्स के लिए क्लेम करता है, सो वन ऑफ द सॉल्यूशन इज, एंड आई बिलीव इट्स अ वेरी गुड सॉल्यूशन, कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनकी जो पर्सन उनके फेवर में बात कर रहे हैं, दे हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दोज डॉग्स। अदरवाइज कौन रेडी है उनको लेने के लिए? क्या ये कोई आपकी स्टेट की ड्यूटी है कि वो उनको यहाँ पे उनका भी टेक केयर करे? तो यहाँ पे हमें पेट ओनर्स को भी अकाउंटेबल करना पड़ेगा, सो दैट यहां पे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन हो, स्टरलाइजेशन हो और वैक्सीनेशन ऑफ पेट्स होना स्टार्ट हो जाए। तो एक अगर हम पेट ओनरशिप का कंसेप्ट यहां पे प्रॉपर्ली फॉलो करने लग जाएंगे, जो वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत प्रॉपर्ली फॉलो होता है और वहां पे इस टाइप के इंसिडेंट्स बहुत कम होते हैं, तो हम इजीली इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को टैकल कर पाएंगे। दूसरा है जो ब्रीडिंग पेट्स हैं उन पे हम टैक्सेस लगाना स्टार्ट करें और स्टरलाइजेशन ड्राइव्स के अंदर में अगर कंप्लायंस होती है तो उसको इंसेंटिवाइज करें। पेडिग्रीड पेट्स जो है इनकी ब्रीडिंग ज्यादा करें कि जिनको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, जो इतने ज्यादा आपके डेंजरस नहीं होते हैं, उनको अगर हम एबीसी प्रोग्राम एनिमल बर्थ कंट्रोल में टारगेट करें तो हम जो ज्यादा आपके यू कैन कॉल इट डेंजरस ब्रीड्स हैं उनको यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं। और हमें रेगुलेट या प्रोहिबिट करना पड़ेगा पब्लिक फीडिंग को, अदरवाइज टेरिटोरियल एग्रेशन ये उनके नेचर में होता है और इससे यहाँ पे वो इशू और भी ज्यादा बढ़ सकता है।
ओके तो ये जो पर्टिकुलर न्यूज है सिर्फ एक न्यूज नहीं, आपके इंडियन एक्सप्रेस में देखोगे तो 4 आर्टिकल्स आए हैं सिर्फ इस न्यूज के ऊपर पे। आपके हिंदू के अंदर में आज 2 बड़े आर्टिकल्स आए इस पर्टिकुलर न्यूज के ऊपर पे। तो वो 6 के 6 आर्टिकल्स मैंने कंबाइन करके आपको एक समरी प्रोवाइड कर दिया है। सो इन केस अगर कोई पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है या लेट्स से इंग्लिश रीजनिंग में भी बहुत अच्छा पैसेज आपके लिए, तो अगर वहां पे आएगा तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। आई होप आप कर पाएंगे। अब नेक्स्ट पे आते हैं, एक हम आपका एडिटोरियल आज ले लेते हैं। तो बहुत अच्छा एडिटोरियल आया है और ये एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का क्रिटिसिज्म कर रहा है। तो ये हेडिंग है, अ कोर्ट रूलिंग विथ नो रूम फॉर जेंडर जस्टिस, और जो केस का नाम है वो है शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल, और ये डील करता है द अर्स्टवाइल जो आईपीसी का सेक्शन था 498A, और अब जो बीएनएस के अंदर में सेक्शन बन चुका है आपका 85। तो यहां पे पहले तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि जो ये बीएनएस है इसका फुल फॉर्म क्या है। बहुत टाइम हो गया मैंने आपसे पूछा नहीं है इसलिए मैं पूछ रहा हूं। एक आपका है बीएनएसएस और एक आपका है बीएसए, इन तीनों के फुल फॉर्म बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, बिकॉज बहुत टाइम से आपने नहीं करा है। और प्लीज इनको गलत मत लिखना, देख के मत बताना मुझे, कहीं से आप कॉपी पेस्ट करके मत बताना, आप मुझे लिखिए खुद से कि आप क्या सही लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। ओके तो ये सेक्शन 498A जो है आईपीसी का और अब सेक्शन 85 है, इसको बहुत टाइम से क्लेम करा जा रहा है इट इज वन ऑफ द मोस्ट एब्यूज्ड लॉ, बिकॉज यहां पे ये जो पर्टिकुलर लॉ है ये उन पर्टिकुलर विमेन के प्रोटेक्शन के लिए हु आर सब्जेक्टेड टू डोमेस्टिक वायलेंस या क्रुएलिटी इन अ मैरिड लाइफ। ओके तो 498A जो है ये एंटी क्रुएलिटी लॉ की डेफिनेशन में आ सकता है। कहां पे अप्लाई होता है? टू एड्रेस क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स अगेंस्ट अ विमेन। तो अगेन यहां पे क्या है, एक मैरिड लाइफ, एक मैरिड हाउस होल्ड इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन के लिए, और इसमें अगर विमेन के अगेंस्ट में कोई भी क्रुएलिटी होती है उस पर्टिकुलर केस में हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स जो भी इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट में 498A के अगेंस्ट में आप केस फाइल कर सकते हो। और इस पर्टिकुलर लॉ के अंडर में जो पनिशमेंट है वो भी एक हाई लेवल की है, विच इज इंप्रिजनमेंट अप टू 3 years एंड फाइन, नॉट और फाइन, 3 years एंड फाइन, यानी 3 साल तक की सजा हो सकती है इस पर्टिकुलर केस के अंदर में। और क्रुएलिटी को कैसे डिफाइन किया गया? अब क्रुएलिटी 498A में नहीं डिफाइंड है, बट सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट्स में डिफाइन करी है। तो क्रुएलिटी के अंदर में डाउरी हरेसमेंट आ जाएगा, ड्राइविंग अ वुमेन टू सुसाइड ये भी आ जाएगा, कॉजिंग इंजरी टू लाइफ और हेल्थ, और यहां पे याद रखना मेंटल हेल्थ भी इस हेल्थ का पार्ट है। मेंटल हेल्थ भी क्रुएलिटी के अंदर में आता है, मेंटल टॉर्चर भी आपकी क्रुएलिटी की डेफिनेशन में आता है। हेल्थ मत लिखिए, मेंटल टॉर्चर लिख लीजिए, बिकॉज टॉर्चर वर्ड थोड़ा हायर डिग्री का होता है, तो मेंटल टॉर्चर आप समझिए उसके अंदर में भी क्रुएलिटी कॉल हो जाएगी। तो यहां पे जो ये ऑथर है ये एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को यहां पे क्रिटिसाइज कर रही हैं, और क्रिटिसाइज इसलिए किया जा रहा है बिकॉज इस पर्टिकुलर केस में शिवांगी बंसल और साहिब बंसल में सुप्रीम कोर्ट ने एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को अपहेल करा है, और वहां पे ये कहा है कि अगर किसी के अगेंस्ट में सेक्शन 498A आईपीसी में केस फाइल हुआ था या अब सेक्शन 85 बीएनएस के अंदर में अगर केस फाइल होता है तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में नेक्स्ट 2 months तक, 2 महीने तक, यानी एफआईआर के 2 महीने तक कोई भी अरेस्ट और कोअर्सिव एक्शन नहीं होगा। तो यहां पे एक जनरल गाइडलाइन हमने क्या दे दी है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन दे दी है कि इन केस ऑफ क्रुएलिटी, इन केस ऑफ अ केस फाइल्ड अंडर सेक्शन 85 ऑफ बीएनएस, यहां पे अगले 2 महीने तक जो पुलिस है कोई भी कोअर्सिव एक्शन या अरेस्ट नहीं करेगी। ओके और यहां पे ये पर्टिकुलर जो जजमेंट है इसको क्रिटिसाइज करा गया है, बिकॉज यहां पे जो पर्टिकुलर लॉ है, एंटी क्रुएलिटी लॉ है, ये कहीं ना कहीं इस टाइप के जो एक्ट्स होते हैं, क्रुएलिटी बेस्ड आपके एक्ट्स होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए करा गया है। एट द सेम टाइम अगर जो पर्सन क्रुएलिटी के लिए चार्ज हुए हैं, अगर वो आउटसाइड जेल रहते हैं, अगर वो आउटसाइड पुलिस विजिलेंस रहते हैं, तो इट इज पॉसिबल कि जो विक्टिम है इस पर्टिकुलर केस में या विक्टिम की फैमिली है, उनको यहाँ पे थ्रेटन किया जा सकता है, उनको यहाँ पे थ्रेटन करके या फिर उनको कोई पर्टिकुलर
क्या बोलते हैं थ्रेट देके ही उससे केस चेंज कराया जा सकता है। बेसिकली कहने का मतलब वो ये हो जाएगा आपका कि हम यहाँ पे कहीं ना कहीं जो हमारे पर्टिकुलर विक्टिम है या उसकी फैमिली है उससे हम केस को विड्रॉ करवा सकते हैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर में। तो ये उन्होंने क्रिटिसिज्म रेज करा है। ओके, अब कंसर्न्स क्या रेज होते हैं जब इस टाइप का जजमेंट होता है? पहला तो है कि जब ब्लैंकेट प्रोटेक्शन दे दिया गया कि 2 महीने तक कुछ भी नहीं होता है तो जस्टिस भी डिले होता है और कंप्लेनेंट की सेफ्टी को भी रिस्क होता है। चिलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। चिलिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि यहां पे जब इस टाइप से आप जजमेंट देते हो तो कहीं ना कहीं जो विक्टिम है उसका जस्टिस सिस्टम के अंदर में, कोर्ट सिस्टम में जो कॉन्फिडेंस होता है वो थोड़ा सा यहां पे हिलता है। इसका मतलब क्या है यहां पे कि चिलिंग इफेक्ट ये है कि अब जो विमेन है उसको शायद जस्टिस सिस्टम में भरोसा नहीं है और शी माइट फील कि अगर मैं क्रुएल्टी का केस फाइल करती हूँ 2 महीने तक अगर ये पर्सन बाहर रहे तो शायद ये मेरे अगेंस्ट में कोई एक्शन ले सकते हैं। तो इन बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्टर अब वो केस फाइल करने से ही पीछे हट जाती हैं और कंप्लेंट फाइल करने में डिस्करेज होती हैं और पुलिस का जो इनएक्शन है उसको लेजिटिमाइज करती हैं। तो लेट से अगर हस्बैंड की फैमिली जो है वो पावरफुल है, लेट से उसके पास मॉनेटरी पावर है या लेट से उसके पास में यहाँ पे पॉलिटिकल पावर है या समहाउ लीगल पावर कुछ है, दे आर अदरवाइज स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे जो पुलिस एक्शन है या पुलिस जो है उनको वो यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और पुलिस के पास 2 महीने का टाइम होगा इसमें केस को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करने का, सो दैट जो कल्प्रिट्स हैं वो यहाँ पे बच पाए। ओके, अब यहां पे वो पॉइंट आउट कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पर्टिकुलर जजमेंट दिया क्यों। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू कि देयर आर मेनी केसेस जहां पे जो क्रुएल्टी का लॉ है वो विमेन या उसके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो हस्बैंड की फैमिली को यहां पे डोमिनेट करने के लिए या वहां पे कोई रिवेंज लेने के लिए, बिकॉज मैरिज किसी रीजन से नहीं चली, उसके लिए भी यूज किया जाता है। बट यहां पे ये जो ऑथर ये पॉइंट आउट कर रही हैं कि इस टाइप के जो केसेस हैं ये बहुत ज्यादा कम होते हैं, ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी केसेस यही होते हैं। और अगर आप प्रॉपरली इंडियन सोसाइटी को समझते हैं, अगर आप प्रॉपर आपके इंडियन के फैमिली सिस्टम को समझते हैं तो वी नो इट वेरी वेल कि जो एंटी क्रुएल्टी लॉ जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली फॉर द इंडियन लोअर क्लास एंड इंडियन मिडिल क्लास ऑल्सो। बट आई शुडंट बी सेपरेटिंग योर इंडियन हाई क्लास ऑल्सो, हर जगह में, बिकॉज फैमिली सिस्टम हर जगह कॉमन है, हर जगह इस टाइप के केसेस होते हैं। ओके, बट यहां पे ये कुछ ऐसे केसेस पॉइंट आउट करती हैं, जैसे एक 2010 का केस है प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, जहां पे कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि बहुत सारे केसेस जो 498 पे आ रहे हैं वो बोनाफाइड नहीं है। तो पॉसिबली फॉर सम अल्टीरियर मोटिव और फॉर सम अदर रीजन, लेट्स से डाइवोर्स होने वाला था और वहां पे जो पर्टिकुलर विमेन है उसकी फैमिली है, दे आर वेरी एंग्री एंड दे वांट टू टेक सम काइंड ऑफ रिवेंज। तो उस केस में एक मेलाफाइड इंटेंशन से ये केसेस फाइल होते हैं। तो यहां पे कहीं ना कहीं यू कैन सी हियर कि सुप्रीम कोर्ट तक भी इस चीज को पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर चुका है। सिमिलरली 2005 का ये जजमेंट है सुशील कुमार शर्मा, जिसमें बोला कि ये एक लीगल टेररिज्म हो रहा है, सो दैट कि जो विमेन साइड की अननेसेसरी या अनएक्सेप्टेबल डिमांड्स हैं उनको यहां पे फैमिली एक्सेप्ट कर ले। देन यू हैव अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें अरेस्ट के रिलेटेड आपके कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइंस दी गए थे। उसके अंदर में भी पुलिस ने बोला था कि आप ऑटोमेटिकली अरेस्ट नहीं करेंगे, पहले आप एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे, सेक्शन 41 सीआरपीसी में अरेस्ट की कंडीशंस होती हैं उनको फुलफिल करेंगे, उसके बाद ही आप अरेस्ट कर सकते हैं। और ये जो पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं इनका कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है। एम्पेरिकल एविडेंस का मतलब होता है कि इसके अंदर में न्यूमेरिकल नंबर्स वाला कोई डेटा नहीं है जिस बेसिस पे ये इस टाइप के आर्गुमेंट्स दे रहे हैं। यानी कि ये जो पर्टिकुलर आपका थॉट है कि जो 498A है आपका एंटी क्रुएल्टी लॉ है, ये मिसयूज हो रहा है, ये मोर ऑफ अ परसेप्शन है जो सोसाइटी में बन रहा है। ओके, और यहां पे ये कुछ पर्टिकुलर डेटा भी शो करती हैं जिनको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं उससे आपका जो थॉट है वो समझ में आएगा। जैसे अगर एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का 2022 का डेटा देखते हैं तो 498 में कन्विक्शन रेट है 18%, यानी 5 में से सिर्फ एक केस के अंदर में सजा होती है, 4 केसेस में छोड़ दिया जाता है। बट ये 4 केसेस में छोड़ दिया इसलिए जाता है क्या कि जो चारों केसेस थे उसमें जो हस्बैंड था या हस्बैंड के रिलेटिव्स थे वो बेगुनाह थे, उन्होंने एक्चुअल में क्राइम कमिट नहीं करा था,
तो दैट इज नॉट द करेक्ट रीजन, बिकॉज यहाँ पे इट इज वेरी मच पॉसिबल कि वो लोगों को सजा इसलिए नहीं हुई बिकॉज पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं करा था। फीमेल जो विमेन पार्टी है उस पर सोशल या फैमिलियल प्रेशर था जिससे वो कॉम्प्रोमाइज कर ले, और लेट्स से कि जो हस्बैंड की फैमिली है वो भी एक बार का डर गई है और अब वो इस चीज में आगे नहीं करेगी। और थर्ड इज इंटीमेट सेटिंग्स के अंदर, एक मैरिज के अंदर में वायलेंस को प्रूव करना इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट इज द विमेन्स वर्ड अगेंस्ट द हस्बैंड वर्ड और देयर फैमिली। तो इसको प्रूव कर पाना विदाउट एविडेंस इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये मेजर रीजन है कन्विक्शन रेट के। बट जस्ट लुकिंग एट दिस नंबर कि सिर्फ 18% में होता है, यानी कि बाकी के जो आपके 82% केसेस है उन सब के अंदर में फॉल्स केस होते हैं, दैट इज आर रॉन्ग अजम्पशंस टू मेड। ओके, स्टैटिस्टिकल कंटेक्स्ट देखें तो करीब 1,35,000 केस रजिस्टर हुए थे 498 में, और NFHS 5 जो है आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 वो भी ये कहता है कि यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस के केस हैं वो अंडर रिपोर्ट होते हैं। बहुत केसेस के अंदर में जो विमेन होती है वो डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट ही नहीं करती है। तो अगर यहाँ पे ये रिपोर्टिंग बढ़ जाए तो ये केस नंबर भी बहुत हाई हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम स्टिल इट इज पॉसिबल कि बिकॉज ऑफ दीज रीजन कन्विक्शन रेट लो हो। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी अज्यूम नहीं करना चाहिए कि इसका मिसयूज बढ़ चुका है और अब यहाँ पे हमें इस टाइप के प्रोटेक्शन देने की रिक्वायरमेंट है। यस, दिस इज ट्रू कि बहुत बार फेक केसेस, आपके फॉल्स केसेस भी होते हैं, बट उसका सॉल्यूशन है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे पुलिस कंडक्ट करे, और इन केस अगर मैलाफाइड इंटेंशन से केस फाइल होता है तो विमेन के अगेंस्ट में भी यहाँ पे एक्शन का ऑप्शन होना चाहिए। ओके, तो लीगल प्रिंसिपल क्या निकल के आते हैं, हमें क्या चीज है, मैक्सिम्स क्या है जो हमें पता होने चाहिए। पोटेंशियल मिसयूज एग्जिस्ट इन ऑल लॉस। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां होता है, हर जगह पोटेंशियल मिसयूज होता है, बट दिस कैन नॉट बी अ ग्राउंड टू बेसिकली प्रोवाइड टू बेसिकली रिस्ट्रिक्ट दैट पर्टिकुलर लॉ। जैसे यहाँ पे 2 मंथ्स का आपने सस्पेंशन दिया है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इज नेसेसरी बिफोर डिटरमाइनिंग ट्रूथ ऑफ एलिगेशन, एंड सेलेक्टिव सस्पेंशन अंडरमाइंस यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ क्रिमिनल लॉ। तो ये कुछ लीगल प्रिंसिपल्स हैं जो आपको अंडरस्टैंडिंग जिनकी होनी चाहिए, जो आपको लीगल रीजनिंग में भी हेल्प करेंगे। ओके, ये सब आपको नहीं लिखना है, सिर्फ समझने का टॉपिक ज्यादा है आपका ये, ठीक है। तो यहां पे ये जो पॉइंट्स हैं ये काम के हैं, बाकी सिर्फ समझने का टॉपिक है आपके लिए। नेक्स्ट पे आते हैं तो पैनल रैप्स मिनिस्ट्री फॉर इवेसिव रिप्लाई ऑन MG नरेगा ड्यूज। तो यहां पे MG नरेगा की जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, और इन केस आपको पता है, ये पहले भी बता चुका हूं, क्लैट में सिलेक्शन ना हो तो ये नरेगा स्कीम आपकी बहुत काम की हो सकती है, बिकॉज वंस यू टर्न 18+, यहां पे आपको काम मिल जाएगा प्रोवाइडेड आप अनस्किल्ड मैनुअल लेबर करने के लिए तैयार हैं। तो यहां पे आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है वो इस स्कीम को इंप्लीमेंट करता है, और उनके मिनिस्टर से सवाल पूछा गया था कि भाई आप ये बताइए कि पिछले साल में जो आपका जो नरेगा का नॉन पेमेंट है उसका डेटा क्या है और उसको करेक्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हो। और यहां पे जो मिनिस्ट्री है उसने कोई प्रॉपर आंसर ही नहीं दिया है, और इस वजह से आपकी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ऑन रूरल डेवलपमेंट, जो नरेगा की रिपोर्ट को पार्लियामेंट के अंदर में स्टडी करती है, उसने इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को, इस पर्टिकुलर आंसर को इवेसिव बताया है कि आपने प्रॉपर आंसर ही नहीं दिया। ओके, तो इस कंटेक्स्ट के अंदर में हम नरेगा देख लेते हैं एक बार का। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो 2005 में आया था, उससे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, बहुत बड़ा नाम है जी, वो 2006 के अंदर में ऑपरेशनल हो गई थी। तो नरेगा एक्ट 2005 में आया, 2006 से ये ऑपरेशनल हो गई थी, और सबसे पहली स्टेट जिसने इस टाइप की कोई स्कीम लॉन्च करी थी वो महाराष्ट्र थी। ओके, और करंटली आंध्र प्रदेश है जिसकी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ये फुली इंप्लीमेंट होती है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट नरेगा का क्या है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसमें 3-4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। पहला है 100 डेज का एटलीस्ट 100 ही नहीं है, एटलीस्ट 100 डेज का काम यहां पे प्रोवाइड करा जाएगा। और रिमेंबर दिस इज डिमांड बेस्ड। तो आपको जो पर्टिकुलर ऑफिस होता है, ग्राम सभा जो होती है, वहां पे जाके नरेगा के लिए अप्लाई करना होता है कि यू आर लुकिंग फॉर वर्क, और उस बेसिस पे आपने अगर डिमांड करी तो आपको वर्क दिया जाएगा। गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, यानी कि आपको वेजेस मिलेंगी, ठीक है। और कितना, 100 डेज इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है हमारा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। उस पर्टिकुलर 365 डेज के अंदर में एटलीस्ट 100 डेज का काम आपको मिलेगा।
किसको मिलेगा? क्या एक फैमिली के 5 लोग काम कर सकते हैं? आंसर इज नो। हर रूरल हाउस होल्ड के अंदर में, टू एवरी रूरल हाउस होल्ड जो अनस्किल्ड मैनुअल लेबर करने के लिए रेडी हो, तो हर घर से एक पर्सन को यहां पे एटलीस्ट 100 डेज का काम मिलेगा एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर में, जो अनस्किल्ड मैनुअल लेबर करने के लिए एग्रीड है। ये पर्टिकुलर स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो इसको इंप्लीमेंट करती है आपके ऑल ओवर इंडिया के अंदर में। ओके, अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत बार मिस हो जाता है कि यहाँ पे जो ये वेजेस हैं, ये जो पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, इन वेजेस को कौन देगा? और दूसरा है कि यहाँ पे सिर्फ काम करवा रहे हैं तो उसमें कुछ मशीनरी भी यूज होगी, हो सकता है कि कुछ स्कूल बना रहे हैं तो उसमें मटेरियल कॉस्ट भी होगा, तो ये जो मटेरियल कॉस्ट है ये कौन देगा? ओके, तो यहां पे समझिए कि ये जो पर्टिकुलर नरेगा स्कीम है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो जो अनस्किल्ड लेबर की वेजेस है, जो अनस्किल्ड लेबरर है उसकी जो पूरी वेज है, पूरी की पूरी 100% वेज ऑफ अनस्किल्ड लेबरर की जो पूरी की पूरी वेज है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी, यानी कि जो पर्सन काम मांगने गया उसका जो वेज है वो तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। बट व्हाट अबाउट मटेरियल कॉस्ट, व्हाट अबाउट जो सेमी स्किल्ड आपकी या स्किल्ड यहाँ पे पर्सन है, लेट्स से कि हम जेसीबी जो जिसको हम बोलते हैं अर्थ मूवर होता है, वैसे वो जो अर्थ मूवर है वो पर्टिकुलर जो उस मशीन को रन करे वो एक स्किल्ड पर्सन है, तो उसकी वेजेस कौन देगा? तो रिमेंबर यहाँ पे जब स्किल्ड वेजेस की बात होती है मटेरियल कॉस्ट की लेट्स से सीमेंट आई, उसके अंदर में आपके ब्रिक्स आई, उसके अंदर में आपके उसके अंदर में एम सैंड आया उसके अंदर में, और अलग अलग मटेरियल, उन सब की जो कॉस्ट होती है वो शेयर की जाती है और वो करी जाती है 75-25 में। ओके, तो अनस्किल्ड लेबरर्स की जो वेजेस हैं वो एंटायरली पेड बाय सेंटर हैं। मटेरियल कॉस्ट है जो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वेजेस हैं, दोज आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन द रेशियो 75-25%। ओके, और यहां पर क्या बोला गया है कि इशू क्या है, करंट इशू है कि आपके ये 12,219 वेजेस तक आपकी अनपेड है पिछले साल की, उसमें क्या हो रहा है? और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कर क्या रही है कि जो भी हर साल का बजटिंग होता है उसमें वो पिछले वाले बजट का जो पैसा है उसको चुका रही है। तो हर बार क्या हो रहा है कि जो इस साल का पर्टिकुलर लेबरर्स है उनको इस बार का वेज नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे इस पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने ऑब्जर्व करा है कि अगर इस तरीके से चलता रहेगा तो जो कॉमन पब्लिक है उसका जो ट्रस्ट है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में वो कम हो जाएगा, एंड इट्स नॉट गुड फॉर द लॉन्ग टर्म। तो क्या पर्टिकुलर पॉसिबल सॉल्यूशन दिया है कि रिंग फेंसिंग करी जाए बजटरी एलोकेशन का, मतलब कि यहाँ पे जो हर साल का बजट होता है उसमें सारा अमाउंट पिछले पर्टिकुलर बिल्स को एडजस्ट करने के लिए नहीं किया जाए, कुछ पर्टिकुलर पैसा पास ड्यूज के लिए सेटलमेंट के लिए यूज किया जाए और कुछ इस बार के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग करी जाए फंड के लिए, सो दैट यहाँ पे कोई मिसयूज ना हो, और स्ट्रिक्ट डेडलाइंस यहाँ पे इशू करी जाए वेज पेमेंट के लिए, और लेट होने पे यहाँ पे आपका पेनल्टी हो। ओके, तो ये है रिगार्डिंग एमजी नरेगा। अब हम नेक्स्ट न्यूज के ऊपर पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे यूके से, जिसमें कीयर स्टारमर जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि इंडियन सिटीजन्स जो यूके के प्रिजन्स में हैं उनको डिपोर्ट किया जा सकता है व्हाइल देयर असाइलम पिटीशन इज पेंडिंग इन द कोर्ट्स। तो यूके के कोर्ट के अंदर में अगर कोई असाइलम के लिए अप्लाई कर रखा है, विच असाइलम क्या होता है? असाइलम इज बेसिकली कि अगर मुझे बाहर जिस कंट्री से मैं बिलोंग करता हूं वहां पे मुझे मेरी लाइफ को या मेरी फैमिली की लाइफ को थ्रेट है, तो मैं दूसरे कंट्री में असाइलम के लिए अप्लाई कर सकता हूं, और वो कंट्री मुझे वहां पे शरण या असाइलम देगी, सो दैट आई कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन और फ्रॉम द थ्रेट टू लाइफ बीइंग फेस्ड इन माय ओरिजिन कंट्री। ओके, तो यहां पे यूके ने थोड़ा सा लॉ चेंज करा है, और लॉ चेंज करके क्या करा गया है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन यूके के प्रिजन के अंदर में है बिकॉज किसी फॉरेन कंट्री के अंदर में उसके अगेंस्ट में कोई पर्टिकुलर केस चल रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में वो पर्टिकुलर पर्सन को डिपोर्ट किया जा सकता है व्हाइल हिज असाइलम अपील इज पेंडिंग इन द यूके कोर्ट्स। तो यहां पे इस पॉलिसी का नाम है डिपोर्ट नाउ अपील लेटर पॉलिसी। तो एक तो सीधा ही क्वेश्चन यहां बन गया कि विच पर्टिकुलर कंट्री हैज बॉट अप डिपोर्ट नाउ अपील लेटर पॉलिसी, तो यू वुड नो कि इट इज द यूनाइटेड किंगडम। ओके, और यहां पे सिंपली क्या है कि फॉरेन नेशनल जो हैं जो जेल में है, अगर उनकी असाइलम पिटीशन पेंडिंग है कोर्ट के अंदर में, यूके कोर्ट के अंदर में, स्टिल दे कैन बी सेंड बैक टू देयर पेरेंट कंपनी। और उस पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ कंट्रीज में करीब 23 कंट्रीज हैं जिनको ये फैसिलिटी
कंट्रीज जहां पे ऐड करी गई है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बुल्गारिया आर आल्सो वन ऑफ दोज। टोटल 23 कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया भी कंट्री हो गई। तो यूके के किसी प्रिजन के अंदर में अगर कोई इंडियन असाइलम सीकर वहां पे है तो उस पर्टिकुलर पर्सन को डिपोर्ट बैक किया जा सकता है और फिर वहां पे उसके अगेंस्ट में असाइलम को चेक किया जा सकता है। ओके, तो फॉरेन क्रिमिनल्स कैन बी रिमूव्ड इमीडिएटली आफ्टर कन्विक्शन। पहले रूल क्या था कि अगर किसी को कन्विक्ट किया गया है तो उसकी जो 50% ऑफ सेंटेंस है उसको वहीं फेस करनी पड़ेगी, यूके में करके जानी पड़ेगी, उसके बाद उसे डिपोर्ट करा जाएगा। बाद में इसको चेंज करके 30% कर दिया गया। अब जो लिस्ट ऑफ कंट्रीज है उसके अंदर में इमीडिएट रिमूवल भी आपको अलाउ किया हुआ है, एक्सेप्ट फॉर सर्टेन केसेस। अगर किसी पर्सन को टेररिज्म के केस में कन्विक्ट किया गया है यूके के कोर्ट में, मर्डर के लिए करा गया है या वो लाइफ सेंटेंस सर्व कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में उनको अपना जो टाइम है वो यूके में ही सर्व करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे ये तो है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर केस। अब अगेन मेरा हमेशा ही ऑब्जेक्टिव रहता है कि जब भी हम कोई न्यूज पढ़े उसके अंदर में कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से लीगल फ्रेमवर्क हैं, कौन कौन सा उसके अंदर में स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट हुआ, उन सबको भी हम समझे। या और कुछ नहीं तो जो टर्मिनोलॉजीज हम यूज कर रहे हैं जो कभी भी आपके कहीं पे भी मेंशन हो जाती है उनको हम अच्छे से कर लें। जैसे कि यहाँ पे माइग्रेशन का इश्यू आ चुका है, तो माइग्रेशन क्या होता है, इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? तो माइग्रेशन बेसिकली one person is moving from one place to other। और माइग्रेशन दो टाइप का हो सकता है, इमिग्रेशन हो सकता है जब पीपल आर कमिंग इनटू अ कंट्री, और एमिग्रेशन हो सकता है जब पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम द कंट्री, मूविंग टू अनदर कंट्री। इसी की तरह डिपोर्टेशन क्या होता है? तो डिपोर्टेशन इज बेसिकली व्हेन अ पर्टिकुलर पर्सन, स्पेसिफिकली अ फॉरेनर, इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री फॉर अ पर्टिकुलर एक्ट। तो डिपोर्टेशन जो होता है वो आपका फॉरेन नेशनल को किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इंडियन सिटीजन को इंडिया की गवर्नमेंट डिपोर्ट नहीं कर सकती है बिकॉज वो इंडिया का सिटीजन है। ओके, तो डिपोर्ट किसको किया जाता है? जो फॉरेन नेशनल्स हैं, स्पेसिफिकली जिन्होंने लेट्स से कोई क्राइम कमिट करा है, उनको उनके कंट्री के अंदर में वापस से डिपोर्ट बैक किया जा सकता है। ओके, तो इंडिया के केस में लॉज कौन से हैं? तो इंडिया में जो मेन लॉ है जिसके अंडर में डिपोर्ट किया जाता है वो है फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946, जिसमें ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी हुई है। और अगर मिनिस्ट्री की बात करी जाए, डिपोर्टेशन की पावर किस मिनिस्ट्री के पास है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, तो ये कहीं पे लिख लेना, डिपोर्टेशन की पावर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास में है। ठीक है, फॉरेनर्स एक्ट 46 में और पासपोर्ट एंट्री इंटू इंडिया एक्ट है 1920 का, इसके अंदर में आपका रेगुलेट करा हुआ है। तीसरा जो वर्ड हम देख रहे हैं वो है असाइलम। असाइलम का मतलब मैंने आपको वैसे समझा दिया, जब आप प्रोटेक्शन डिमांड कर रहे हो किसी फॉरेन कंट्री से, तो फॉरेन नेशनल जो है वो एक कंट्री में असाइलम क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया के अंदर में लीगल फ्रेमवर्क है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया में कोई भी लॉ नहीं है जो असाइलम के लिए डेडिकेटेड हो, और केस टू केस बेसिस पे अगेन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो होती है वो असाइलम के लिए यहां पे जज करती है। और वेरी इंपॉर्टेंटली एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, 1951 में एक रेफ्यूजी कन्वेंशन साइन हुआ था, यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन, और इसका एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था 1967 में, जिसने इसको फ्यूचर के लिए एक्सटेंड करा था और वर्ल्ड ओवर अप्लाई किया था। बट इंडिया ने इसको साइन नहीं करा है। तो इंडिया ने ना साइन करा है, ऑब्वियसली रेटिफाई की तो बात ही नहीं होती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। एंड फोर्थ फाइनल जो टर्म है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट, वो है एक्स्ट्राडिशन। तो एक्स्ट्राडिशन होता है कि जब एक कोई क्रिमिनल अपनी पर्टिकुलर कंट्री से भाग के दूसरी कंट्री में चला जाए, छुप जाए वहां पे, तो जो ये कंट्री है, जो उसकी पेरेंट कंट्री है, वो रिक्वेस्ट कर सकती है दूसरे कंट्री को कि इसको आप वापस से एक्स्ट्राडाइट करो, सो दैट ये क्रिमिनल जस्टिस को यहाँ पे फेस कर सके। ओके, इंडिया के अंदर में लॉ कौन सा है? इंडिया के अंदर में लॉ है एक्स्ट्राडिशन एक्ट ऑफ 1962, जो एक्स्ट्राडिशन लॉ को गवर्न करता है। और एज पर दिस एक्स्ट्राडिशन एक्ट या तो ट्रीटी होना चाहिए या कोई अरेंजमेंट होना चाहिए बिटवीन इंडिया एंड द रिक्वेस्टिंग कंट्री, तब जाके आपका ये एक्स्ट्राडिशन पॉसिबल हो सकता है। यानी कि अगर ट्रीटी नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है दो कंट्रीज के बीच में, तो एक्स्ट्राडिशन पॉसिबल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, इंडियन एक्सप्रेस से भी न्यूज देख लेते हैं। बैंक्स मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नॉट अंडर रेगुलेटरी डोमेन ऑफ आरबीआई एज पर आरबीआई गवर्नर। तो इस न्यूज का कंटेक्स्ट तो यही है, आपने भी सुना होगा कि एक बैंक है आईसीआईसीआई, उसने अब जो मिनिमम अकाउंट बैलेंस रिक्वायरमेंट है उसको 10,000 से रेज करके 50,000 कर दिया। अब आप यहां समझिए, इंडिया के अंदर में बहुत सारी मिडिल क्लास है या फिर बहुत सारे जो जॉब नहीं ज्वाइन करते हैं, उनकी इनकम
या उनकी सैलरी नहीं होती है महीने की 50,000 रुपीज, और यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में अगर आपको एक सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो कर दी गई है वो है 50,000 रुपीज। तो अब आप सोचिए कि यहाँ पे आप फाइनेंशियली इंक्लूड कर रहे हो या फाइनेंशियली एक्सक्लूड कर रहे हो। तो यहाँ पे आरबीआई के गवर्नर ने क्या कहा है कि करंटली आरबीआई जो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट होती है उसको रेगुलेट नहीं करता है, वो उसके रेगुलेटरी डोमेन में नहीं आती। हाउएवर मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि आरबीआई उसको रेगुलेट करती नहीं है, बट अगर करना चाहे तो कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट जो है इनका ये प्रॉपरली सही नहीं है, बिकॉज जो बैंक्स होते हैं उनको प्रॉपरली रेगुलेट करने के लिए जो मिनिमम अकाउंट बैलेंस रिक्वायरमेंट होती है इसको भी आरबीआई रेगुलेट कर सकता है अगर करना चाहे तो ये कहना कि ये पर्टिकुलर रेगुलेशनरी डोमेन में ही नहीं आता है, दिस वुड बी इनकरेक्ट। इट कैन बी सेड कि आरबीआई उसे भी करंटली रेगुलेट नहीं करता है। ओके तो यहां पे बिकॉज आरबीआई आया था तो हमें आरबीआई भी करे हुए टाइम हो गया है, तो मैंने आपके लिए यहां पे वन लाइनर छोड़े हैं कि भाई आप बताइए कि आरबीआई एक्ट 34 में आया था, तब ये किस पर्टिकुलर डेट और ईयर में आपका आरबीआई फॉर्म होना स्टार्ट हुआ था। ओके एस्टैब्लिशमेंट ईयर कौन सा है, डेट कौन सी है। ओरिजिनली इसका जो हेडक्वार्टर है 1935 से 37 कोलकाता में था, बट उसके बाद में कहीं और मूव कर गया और अभी भी करंट हेडक्वार्टर वहीं पर है। ये कौन सा है, इसको 1949 में नेशनलाइज किया गया था, यानी इससे पहले ये एक आपका प्राइवेट बैंक था। 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज करके गवर्नमेंट का यहाँ पे एक गवर्नमेंट का सेंट्रल बैंक डिक्लेयर कर दिया गया था। ओके नाउ इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसमें एक गवर्नर होता है और 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं सपोर्ट करने के लिए। टोटल 5 गवर्नर्स हो गए, एक तो मेन गवर्नर हो गया, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हो गए। तो यू टेल मी हु इज द करंट गवर्नर ऑफ द आरबीआई, वेरी इजी क्वेश्चन नाउ। इसके अलावा एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है जिसके अंदर में ये ऑफिशियल सारे के सारे डायरेक्टर्स होते हैं। तो गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर्स तो आपके हो गए ऑफिशियल डायरेक्टर्स। इसके अलावा कुछ नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट करती है, और अलग अलग सेक्टर से जैसे इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, पेंशन सेक्टर हो गया, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स भी इस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं। और जो आरबीआई के डिसीजंस लिए जाते हैं, फाइनल डिसीजन तो गवर्नर ही लेता है, बट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डिसीजन मेकिंग। सो व्हाट आर द कोर फंक्शंस ऑफ आरबीआई, तो सबसे पहले ये मॉनेटरी अथॉरिटी है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया की यही डिसाइड करती है। इश्यूअर ऑफ करेंसी है, जितनी भी करेंसी होती है वो यही इशू करती है, एक्सेप्ट फॉर ₹1 नोट। ₹1 का नोट और कॉइन्स जो होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, बाकी सब जो करेंसी होती है वो यही इशू करती है। बैंक्स हैं और जो एनबीएफसी है, नॉन बैंक्स फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस है, उनको रेगुलेट भी आपका यही करती है। फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजमेंट भी यही करती है। तो नॉट जस्ट इंडियन रुपी, फॉरेन रुपी भी जो पैसा आएगा वो भी आरबीआई रेगुलेट करेगा। पब्लिक डेट मैनेजमेंट भी यही करती है, मतलब सेंटर और स्टेट की जो बोरोइंग्स हैं उनको भी रेगुलेट यही करती है। एंड फाइनली फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट, डिजिटल पेमेंट्स का डेवलप करना, सबको फाइनेंशियली इंक्लूड करना, ये भी उसका कोर फंक्शन है। तो जब आप मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट इस टाइप से पुटअप करोगे, और लेट्स सी यहाँ तो एक बैंक है, सब बैंक्स अगर ऐसे डिसाइड कर लें तो वुड यू बी एबल टू डू फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट से कि वी आर ओनली गोइंग टू लिमिट फाइनेंशियल इंक्लूजन टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो यहाँ पे जो पीएसयूज हैं सिर्फ उनको बर्डन करा जा रहा है, और एट द सेम टाइम जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो यहाँ पे अपनी पॉलिसीज अलग कर पा रहे हैं। तो फिर जो पीएसबीज है या पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो कैसे कंपीट करेंगे इन प्राइवेट बैंक्स के अंदर में। इसलिए आई डाउटेड कि ये कहना कि रेगुलेटरी डोमेन में नहीं आता, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। नेक्स्ट इज पावर कहां से आती है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 49 का, जिसके अंदर में रेगुलेट करने का और लाइसेंस करने का बैंक्स का है। तो कहां से पावर मिल रही है सारे रेगुलेशन करने की, मिनिमम अकाउंट बैलेंस का भी अगर रेगुलेशन कर रहे हैं तो कहां से होगा, तो वो होगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर में। ओके इसके अलावा करेंसी मैनेजमेंट को भी ओवरसी करती है, और लीगल टेंडर स्टेटस जो है कि लीगल कोई टेंडर है या नहीं है, करेंसी को किस करेंसी को लीगल टेंडर माना जाएगा नहीं माना जाएगा, वो ये ही पावर जो होती है वो भी आरबीआई के पास होती है। तो जो डिमोनेटाइजेशन करा गया था जिसमें 500 और 1000 के नोट इनवैलिडेट करे गए थे, वो गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं हो सकता है, दैट वाज द डिसीजन ऑफ आरबीआई। तो बिना आरबीआई के परमिशन के आप ये डिसीजन नहीं ले सकते हो। तो ये भी इसके एक इंपॉर्टेंट पावर है।
नेक्स्ट पे आते हैं, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। रिजर्वेशन फॉर मेल ऑफिसर, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन आर्मी JAG हायरिंग पॉलिसी। तो अगर आपको लेट से आर्मी के अंदर में लॉ प्रैक्टिस करना है तो वहां पे एक स्पेसिफिक एग्जाम होता है और पोस्ट होती है JAG, जिसको बोलते हैं जजेस एडवोकेट जनरल, और ये पर्टिकुलर आपके लॉयर्स होते हैं जो आर्मी के केसेस कोर्ट मार्शल के अंदर में फाइट करते हैं। और लेट से अगर कोर्ट में भी कोई आर्मी को रिप्रेजेंट करना है या फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना है तो इसी से ही जो सिलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, वो यहाँ पे कंटेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो आपका ये JAG का एग्जाम है जो आर्मी कंडक्ट कराती है, इसके अंदर में इन्होंने एक जेंडर बेस्ड पॉलिसी बनाई हुई थी, जिसके अंदर में मेल का अलग से यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा था, फीमेल्स का अलग से हो रहा था। अब इतना टफ कंपटीशन है कि इसके अंदर में साल में 5 से 6 या 10 सीट्स ही आती हैं। तो इस पर्टिकुलर जो एग्जाम हुआ था उसमें टोटल ऑफ 7 सीट्स थी। तो मेरिट लिस्ट बनाई गई, मेंस की सेपरेटली और फीमेल की सेपरेटली बनाई गई। तो उसमें जो फीमेल में रैंक 2 और 3 थे, यानी फीमेल की जो रैंक 2 और 3 थे, उनके जो मार्क्स थे जो मेल के अंदर में रैंक 3 और 4 थे उनसे ज्यादा थे। यानी कि अगर कॉमन मेरिट लिस्ट बनती तो जो फीमेल रैंकिंग्स में रैंक 2 और 3 थी वो ओवरऑल मेरिट लिस्ट के अंदर में रैंक 3 और 4 होती, यानी कि इन दोनों का सिलेक्शन भी पक्का हो जाता। बट बिकॉज यहां पे इन्होंने 50% कोटा बनाया हुआ था, तो इस वजह से इन पर्टिकुलर लोगों को वो पर्टिकुलर एडमिशन या जो रिक्वायर्ड पोस्ट थी या जो ये पर्टिकुलर पोजीशन चाहते थे, रैंक चाहते थे, वो नहीं मिल रही थी। तो इस चीज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करा गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस इंडियन आर्मी के रिक्रूटमेंट पॉलिसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। बिकॉज इन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ पे आप अगर जेंडर स्पेसिफिक अगर आप रिजर्वेशन देते हो तो या पॉलिसी बनाते हो तो आप इनडायरेक्टली मेल्स के लिए सीट रिजर्व कर रहे हो, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में अलाउड ही नहीं है। तो डिक्लेयर द पॉलिसी एज रिजर्वेशन फॉर मेल ऑफिसर्स विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग। मेल्स को आप एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ, बिकॉज ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। सिलेक्शन ऑफ लेस मेरिटोरियस मेल कैंडिडेट्स ओवर मोर मेरिटोरियस फीमेल कैंडिडेट्स अमाउंट्स टू इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये एग्जांपल हो जाएगा इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन का। ओके, तो स्टक डाउन मेल फीमेल वैकेंसी बाइफर्केशन ऑर्डर्ड अ कॉमन मेरिट लिस्ट। सो रेदर देन हैविंग अ डिफरेंट मेरिट लिस्ट, देयर शुड बी two different merit list for there should not be 2 different merit lists, but there should be a common merit list। तो ये 2 different merit list बनाना, this is against the provision of the constitution। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन वायलेट हो रहे हैं? सो आई एम श्योर यू वुड नो दिस। आर्टिकल 14, 15, 16 जो है, 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, डायरेक्टली ये वायलेट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर या सेक्स। आर्टिकल 15(1) के अंदर में भी सेक्स के बेसिस पे प्रोहिबिटेड है। 16(1) में जॉब्स की जहां बात आती है, 16(1), 16(2) के अंदर में भी इस टाइप का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो प्रोहिबिटेड है। तो अगर आप इस तरीके से आप रिजर्वेशन देते हो मेल ऑफिसर्स को थ्रू पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन विदाउट स्टैट्यूटरी सैंक्शन, या फिर आई शुड आल्सो इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन, तो स्टैट्यूटरी सैंक्शन या कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन के बिना अगर आप ऐसे जेंडर बेस्ड लिस्ट डिक्लेयर करते हो तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है, बिकॉज 14, 15 और 16 के अंदर में आप जेंडर या सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। ओके, तो यहां पे ये पर्टिकुलर जो पॉलिसीज है इनको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया कि जेंडर न्यूट्रल 50-50 पॉलिसी दिस वुड नॉट वर्क एंड यू हैव टू प्रोवाइड अ कॉमन मेरिट पॉलिसी। और सारे मार्क्स को आपको पब्लिश करना भी पड़ेगा पब्लिकली। तो आप ये नहीं कह सकते आपने लिस्ट दे दी और आपने मार्क्स डिक्लेयर नहीं करे, तो आपको यहां पे ओपनली मार्क्स भी डिक्लेयर करना पड़ेगा सो दैट एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में मेंटेन हो। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस फ्रॉम बोथ योर हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। अगेन नोट्स को रिगार्डिंग अगर आपका अभी भी क्वेरी है तो प्लीज समझिए, जो नोट्स आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, स्पेसिफिकली फैक्ट्स जो होते हैं उनको आप राइट डाउन करिए। स्टेटमेंट्स प्लीज आप नहीं लिखें अगर आपको नोट्स ज्यादा लग रहे हैं। इससे क्या होगा फायदा कि आप आपका न्यूज एनालिसिस को फॉलो भी कर पाएंगे और अपने नोट्स को लिमिट भी कर पाएंगे। ओके, सो विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडेज सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।